इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब से आधे घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के टॉप डॉक्टर्स से बात करेंगे। इस मीटिंग में डॉक्टर्स प्रधानमंत्री को क्या मशवरा देते हैं, क्या बताते हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी भी अब देश में संपूर्ण लॉकडाउन के पक्षधर होंगे। अब से सिर्फ 6 घंटे के बाद दिल्ली में लॉकडाउन लगने जा रहा है। महाराष्ट्र में पहले से लॉकडाउन है। देश के कई शहरों में इस वक्त नाइट कर्फ्यू लागू है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन के अलावा अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। लॉकडाउन से कितना फायदा होगा ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लोगों का पलायन एक बार फिर से शुरू हो गया है। लेकिन लॉकडाउन क्यों है इस वक्त दिल्ली की मजबूरी, और क्या देश में भी ऐसे ही हालात बनते जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सीनियर डॉक्टर्स का एक पैनल इस वक्त इंडिया टीवी पर मौजूद है। फिलहाल मैं स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड वेद चतुर्वेदी जी का। एडवाइजर हैं डिपार्टमेंट ऑफ रिमेटोलॉजी, सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी कुछ वीडियोस वगैरह हमने देखे हैं जिसमें आपने लोगों को ये जानकारी दी है कि कैसे, क्योंकि अब हर जगह कमी हो रही है हॉस्पिटल बेड्स की, ऑक्सीजन की, तो आपने कहा कि घर को कैसे वो अपने एक मिनी हॉस्पिटल बना सकते हैं। आपने उसको होम हॉस्पिटलाइजेशन नाम दिया है। मैं उस पर आपसे डिटेल में बात करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले ये लॉकडाउन का जो फैसला दिल्ली में लिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई वक्त की ये दरकार थी, जरूरत थी? आपकी आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है, बट जहाँ तक मैंने समझा है, शायद ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है, बट इसका साइंटिफिक आंसर ये है कि ये बात ज़रूर है कि यदि इसके पहले की बात हद से गुज़र जाए, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बेसिकली हम उसके कई मेजर्स कर सकते हैं। हम उसके लिमिटेड पीरियड में कर्फ्यू लगा सकते हैं, कंप्लीट लॉकडाउन कर सकते हैं। हमें एक्सपीरियंस है, पहले हमने किया हुआ है ये सब चीज़ें। हम किसी तरह से हम केस कम करेंगे तो हॉस्पिटल के ऊपर लोड कम आएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, ये बहुत से लोगों को साथ में मिल बैठ के लेना है। हाँ, साइंस ये ज़रूर कहती है कि भीड़ भाड़ नहीं होगी, लोग ज़्यादा नहीं मिलेंगे तो केसेस कम होंगे। बट इस पे डिबेट, तरह तरह की डिबेट हो सकती है। डिबेट ये हो सकती है कि जैसे कहते हैं ना, रोजी रोटी वर्सेस डिजीज़, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि हम यदि लिमिटेड पीरियड के लिए लॉकडाउन या कर्फ्यू करें और हमारे केसेस कम आ जाएं, तो हम इसको सक्सेस स्टोरी बोलेंगे। डॉक्टर साहब, जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था तो उसकी वजह यह बताई गई थी कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उस वक्त तैयार नहीं था, और लॉकडाउन का जो वक्त मिला उसका इस्तेमाल करके हमने वो ज़रूरत का साजो सामान हमने इकट्ठा किया देश भर के अंदर, हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन, दवाइयाँ वगैरह वगैरह। लेकिन आज तो हम पिछले साल की पीक के 2.5 गुना पर बैठे हैं। यही बात समझ में नहीं आ रही कि ये आंकड़ा जाकर रुकेगा कहां पर। तो हम तैयारी तो उस हिसाब से करेंगे, हमें एक अंदाजा हो भाई इतने केसेस के लिए हमको तैयार रहना है। अभी तो कोई इसका अंत नजर नहीं आता। मेरी ख्याल से हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उसमें मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स या पॉलिटिशियन को ब्लेम नहीं करता, इवन साइंटिफिक कम्युनिटी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि म्यूटेशन या डिफरेंट म्यूटेंट से या कोई और कारणों से, कभी कभी हम लोग कहते हैं कि शायद हम लोग केयरलेस थे, हम लोग कहते हैं कि शायद सब लोगों ने पार्टियां शुरू कर दी थी। ऐसा तो नहीं है, कोरोना तो था दिमाग में, बट हाँ, चूंकि केसेस कम होते जा रहे थे। जब देखिए यदि केसेस 200 हो जाएं, 150 हो जाएं पर डे, तो निश्चित एक आदमी को लगता है भाई केसेस कम हो रहे हैं। और शायद हमने उस चीज़ को, जो कुछ लोगों ने बोला था कि सेकंड पीक आएगा, उसमें मैंने एक टीवी में प्रोग्राम किया था कि सेकंड पीक आएगा। उसका कारण ये नहीं था कि मैं एस्ट्रोलॉजर था जी, मेरा ये था कि यदि हमारे पास एक हिस्ट्री अवेलेबल है पुराने स्पेनिश फ्लू की, कि उस समय भी सेकंड पीक आया था और सेकंड पीक में ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी, तो सेकंड पीक आने की बहुत बड़ी संभावना तो थी। बट शायद कहीं आशा थी कि नहीं, कोरोना जा रहा है और इकॉनमी
को ठीक करना था तो लोगों ने कहा कि ठीक है। तो कई कारण हो सकते हैं, मल्टीफैक्टोरियल है कि कुछ तो स्ट्रेन के कारण, कहते हैं ना कि भाई डिफरेंट स्ट्रेन्स आ रहे हैं जो ज़्यादा इन्फेक्टिव हैं, जी जी। जो डबल म्यूटेंट हैं वो ज़्यादा इन्फेक्टिव हैं। तो बेसिकली कोरोना का प्रॉब्लम ही है ये कि दो कैरेक्टरिस्टिक हैं वायरस के। देखिए बाकी तो बीमारी पूछी जाए तो 100 में से 99 लोग ठीक हो जाते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा संख्या होगी तो वो 1% जो जिनको हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए उनकी संख्या भी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो यदि हमारी केसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो यूके में हो, चाहे इंडिया में हो, इस इतने बड़े बेड के, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हॉस्पिटल के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम शायद पहले से ये सोच के रखते कि सेकेंड पीक में इतने सारे केसेस हो सकते हैं तो मेकशिफ्ट जो हॉस्पिटल जो हम लोगों ने बंद कर दिए थे वो शायद नहीं करते। और उनमें से कई हॉस्पिटल्स को डॉक्टर साहब अब दोबारा शुरू करना पड़ रहा है। जैसे दिल्ली के अंदर डीआरडीओ का हॉस्पिटल जो है वो दोबारा शुरू किया जा रहा है, लखनऊ में नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं। इस तरीके से हमारे साथ दो और बड़े सीनियर डॉक्टर्स इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर अशोक सेठ हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक नामजोशी मुंबई से। डॉक्टर नामजोशी, डॉक्टर सेठ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपक आपसे पूछना चाहता हूं, अब दिल्ली भी मुंबई की राह पर चलकर लॉकडाउन का सहारा ले रहा है, लेकिन मुंबई का इस बार का एक्सपीरियंस अभी तक का जो हमने देखा है, लॉकडाउन को लगे भी कुछ दिन हो गए हैं लेकिन केसेस लगातार राइज कर रहे हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने पिछले साल से सीखी है जिसे कहते हैं, जैसे जिसमें से एक है फ्लैटन द कर्व। अब ये कर्व कैसे दबना शुरू होगा, कितना वक्त लग सकता है इसमें? डॉक्टर नामजोशी, आपको आवाज आई? डॉक्टर दीपक नामजोशी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो जी, कैन यू हियर मी सर? या नाउ आई कैन हियर यू। जी, मैं आपसे कह रहा था कि मुंबई की तरह दिल्ली में भी लॉकडाउन लग गया है, लेकिन मुंबई में अभी कोई खास असर नहीं दिख रहा है उस लॉकडाउन का। मामले तो रोज बढ़ रहे हैं। पूरा असर दिखते हुए लॉकडाउन के बाद थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि अभी जो लोग इंक्यूबेशन पीरियड में थे प्री लॉकडाउन के, वो केसेस ग्रेजुअली सामने आ रहे हैं। तो जो लॉकडाउन का इफेक्ट है एटलीस्ट 1 वीक तो रुकना चाहिए प्रॉपर इंपैक्ट गेज करने के लिए। जी, डॉक्टर सेठ, आप अपोलो हॉस्पिटल तो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है इस वक्त, जो लोड अस्पतालों के ऊपर है, क्या इन हालात में लॉकडाउन अनिवार्यता थी इस वक्त और कोई चारा नहीं था? जी हाँ, मैं आपसे ये सिचुएशन गंभीर हो गई है। सर्टेनली दिल्ली में तो मैं कहूँगा कि हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेल्म हो रहे हैं, आपने तो सुना ही है। बट अगर मैं आपको, हम लोग तो इस फ्रंट लाइन में पिछले साल फर्स्ट केस से ही हैं, और उस वक़्त का जो देखते थे और अब जो हम देखते हैं, अब तो हमें 50 फ़ोन कॉल्स पर डे आती हैं सीरियस पेशेंट्स की, जिनको अनफॉर्चुनेटली हम एडमिट नहीं कर पाते हैं। उन्हें हमें फ़ोन पे ही उनको एडवाइस ही नहीं, हमें उनको कॉन्फिडेंस भी देना पड़ता है, बट वो सब ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन गिर रही है और एडमिट नहीं हो पाते। इस टाइम पे भी हमारे अस्पताल में देखिए कि इमरजेंसी में भी पेशेंट्स लेटे हुए हैं जो कोविड पॉजिटिव है, हमने बाहर शेड में भी पेशेंट्स लेटा रखे हैं जो कि कोविड पॉजिटिव है। सो वाकई ही ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेल्म हुआ है वो इसकी किसी की गलती नहीं है। हमने भी नहीं फोरसी किया था कि इतनी रैपिड वेव आएगी, और उसके मल्टीपल कारण हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि ये वाकई ही वेरिएंट वायरसेस हैं जो कि बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कई ओकेजन्स में तो इम्यून सिस्टम को भी बाईपास कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जिसकी वजह से केसेस हो रही है। ये नहीं कि एब्सोल्यूट परसेंटेज वाइज मौतें ज़्यादा हो रही हैं, ऐसी भी बात नहीं है, या परसेंटेज वाइज सीरियस हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ द इंसेसेंट वॉल्यूम एंड नंबर्स ही हमारा सिस्टम ओवरवेल्म हो रहा है। और हम लोग कोई भी लॉकडाउन के फेवर में नहीं होता है, बट ये सोचिए कि इसको आप लॉकडाउन ना समझिए, ये इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन का एक इम्प्लीमेंटेशन है, ये एक स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का। आफ्टर ऑल हम क्या कर रहे हैं, हम इससे ये कह रहे हैं कि बाकी सब आप अननेसेसरी बाहर ना जाएं, आप
गैदरिंग्स ना करें, आप इकट्ठे ना बैठें, और एक्चुअली अगर आप इस ट्रांसमिशन को हम किसी तरह से ब्रेक करते हैं तो हम इस सिचुएशन को वर्स होने से बचा सकते हैं। तो हमें आज का नहीं सिर्फ देखना है, हमें तो 2 हफ्ते के आगे का देखना है और 4 हफ्ते के आगे का देखना है, क्योंकि अगर ये इंसेसेंट ओवरवेलमिंग ऑफ मेडिकल सिस्टम होता रहा तो एक तरफ तो हमारे नॉन कोविड पेशेंट्स हैं जिनको हम ट्रीट कर रहे हैं, जिनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, वेंटिलेटर्स, एनेस्थेटिस्ट, इंटेंसिविस्ट सबकी जरूरत है, हमारे ट्रॉमास, हमारे ऑर्थोपेडिक ऑपरेशंस, हमारी कार्डियक सर्जरीज, हमारे रीनल फेलियर्स, सबको ट्रीटमेंट चाहिए, और वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही हेल्थ केयर पर्सनल हमें वही डाइवर्ट करना है टुवर्ड्स ट्रीटमेंट ऑफ कोविड पेशेंट। सो वाकई ही इट इज नॉट जस्ट कि बेड स्ट्रेच होंगे, हमारा पर्सनल, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स सब स्ट्रेच हो जाएंगे, क्योंकि उनको हमें दोनों को ख्याल रखना है। इसीलिए ये 2 हफ्ते के आगे के देखते हुए आई थिंक ये बहुत अच्छा किया गया है कि स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज किया गया है। इसको हम लॉकडाउन का वर्ड दे के हम इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। ये वो था लॉकडाउन, क्योंकि वो हम दूसरी कंट्रीज उसको स्टेज 5 एंड स्टेज 6 लॉकडाउन कहती है, जिसमें कि सब कुछ बंद हो जाता है। हम अभी स्टेज 3 और स्टेज 4 वाली सिचुएशन पे पहुंचे, जिसमें कि सब सर्विसेज अवेलेबल हैं, सिर्फ आपके अननेसेसरी घूमना फिरना बंद हुआ है, अननेसेसरी कांग्रेगेशंस बंद हुई हैं, और आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का डिसिप्लिन लाया गया है। डॉक्टर साहब, एक बात हम सब समझते हैं, जब कोई भी रिसोर्स स्ट्रेस में हो, किसी भी चीज की किल्लत हो, तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। डॉक्टर नाम जोशी, ऐसे ही है हॉस्पिटलाइजेशन। आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि लोगों में एक किस्म का डर हो गया है। अगर थोड़ी भी तकलीफ होती है, सिम्टम्स होते हैं, तो लोग अस्पताल की तरफ भागना शुरू करते हैं। तो आज आप लोगों के जरिए, डॉक्टर बलविंदर सिंह भी जुड़ गए, डॉक्टर साहब का स्वागत है। तो मैं ये जानना चाहता हूं आज आप लोगों के जरिए कि एक्चुअली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत किसको है, वो कौन व्यक्ति होना चाहिए जिसको वाकई अस्पताल में बेड मिलना चाहिए या जिसको तलाश करनी चाहिए। पहले डॉक्टर नाम जोशी आप ही बताएं। सौरभ, पहले जब ये करीबन महीने 1.5 महीने पहले शुरुआत हुई, तभी ये सेकेंड वेव का हम लोगों को क्लिनिशियंस को लगा कि शायद बहुत माइल्ड फॉर्म है, एंड दो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं पर काफी सारे लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं लग रही है, मॉर्टेलिटी बहुत कम है, एंड ओवरऑल हम लोग कंफर्टेबल थे कि भाई बढ़ रहा है, पर एट द सेम टाइम जस्ट जो जनरल वायरल फीवर जैसा चलता है वैसे ही मोस्ट प्रोबेबली अभी ये रिड्यूस होकर वायरस मोर माइनर सिम्टम्स देने लग गया हुआ है। पर लास्ट 2 हफ्तों से हम लोगों ने खास करके मुंबई में देखा हुआ है कि द नंबर ऑफ पेशेंट्स जिनका फीवर सेटल नहीं हो रहा है 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद, जो शुरुआत में हाइपोक्सिक नहीं थे, जिनको ऑक्सीजन पहले कम नहीं था, 1 हफ्ते भर में उनका ऑक्सीजन लेवल्स कम गिरते जा रहे हैं, जिनके सीटी स्कैन देखे जा रहे हैं, तो शुरुआत में माइल्ड डिसीज सीटी स्कैन पे दिख रहा था तो हम लोग कंफर्टेबल थे। तो हम लोग सीआरपी वैल्यूज मॉनिटर करते हैं इन्फ्लेमेशन चेक करने के लिए, तो इनिशियली सब माइल्डर आ रहा था, पर अभी देख रहे हैं कि हफ्ते भर के बाद काफी सारे पेशेंट्स थे ये सब वैल्यूज डिटीरियरेट हो जाते हैं, खास करके ऑक्सीजन लेवल्स गिरने शुरू हो जाते हैं। जब भी रिपीट सीटी स्कैन करते हैं तभी सीटी स्कैन में वर्सनिंग पिक्चर दिखता है, एंड ये सब सिचुएशंस में हम लोगों को उनको एडमिट करना जरूरी पड़ता है। खास करके ऑक्सीजन आपका गिरने लगे या फीवर बहुत दिन कंट्रोल में नहीं आए तो पेशेंट भी खुद डरते हैं, फीवर के लिए एडमिट करना चाहिए कि नहीं, डिबेटेबल है कि 10वें 12वें दिन का फीवर भी अगर ऑक्सीजन लेवल्स ठीक है तो एडमिट करना चाहिए कि नहीं, पर लोग काफी डर के आ जाते हैं कि 10 दिन हो गए अभी तक फीवर नहीं गया हुआ है। ऑलरेडी हम लोगों ने ओरल एंटीवायरल ड्रग्स या जो भी ओरल ट्रीटमेंट पे वेरियस टास्क फोर्स ने गाइड की हुई है वो लेने के बावजूद उसके 7 दिन हो गए हैं, फिर भी हमारे सिम्टम्स वैसे ही है, तो उनके मन में एक डर रहता है कॉम्प्लिकेशन का और उस वजह से हॉस्पिटल में रहना चाहते हैं। पर मेन इंडिकेशन रहेगा अगर ऑक्सीजन लेवल्स किसी के भी ठीक है गिर रहे हैं तो डेफिनेटली उन्होंने अर्ली हॉस्पिटल में आना है। आई एम श्योर बहुत सारे पैरामीटर्स होते होंगे आप लोग जो देखते होंगे किसी भी पेशेंट में। एक मोटी बात जो डॉक्टर नाम जोशी बता रहे हैं कि अगर किसी का ऑक्सीजन का स्तर जो है शरीर में वो कम होने लगे तो उस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है या उसको प्रायोरिटी दी जाती है। डॉक्टर बलविंदर सिंह भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल की जरूरत किसको पड़ती है। जी हाँ जी देखिए, इसमें ना 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बड़े ध्यान से देखें कि बहुत सारे लोगों को इस समय ये ज्ञान है कि वो पल्स ऑक्सीमीटर घर में लेके बैठते हैं। हमको फीवर वगैरह या बुखार की और ये सब इधर उधर की बातें नहीं करनी है। पेशेंट को एक ही ध्यान लिखाना है, रूल ऑफ थंब,
कि अपना ऑक्सीजन लेवल देखें, वो पल्स ऑक्सीमीटर लगाएं। जैसे ही उनका पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से 93 से नीचे आएगा, it is only then they should report to the hospital or wherever they feel the facility will be there. Otherwise जो जितने ये सिम्टम्स हैं, देखिए ये बड़े वेग सिम्टम्स हैं। आज की डेट में मौसम बदला है, लोगों को गला खराब तो वैसे ही हो रहा है, लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो रहे हैं। तो हमें जो है पेशेंट के माइंड को भटके ना, पेशेंट ज्यादा बातें नहीं करनी, हमें पेशेंट को मोटी 2 बात समझानी है कि देखिए आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर लगा के बताइए मुझे कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है। जैसे मेरे पास रोज फोन आते हैं तो पहले मैं यही पूछता हूँ, आपको हॉस्पिटल जाने का कोई जरूरत नहीं है, अगर आपका पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 92 से नीचे आ रहा है, एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस ए डे आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन देखिएगा। और बुखार है तो सिंपली पैरासीटामोल का टेबलेट लीजिएगा, खूब पानी पीजिएगा। और अगर पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन कम, अगर आपको सांस बहुत फूल रहा है, देन यू गो टू द हॉस्पिटल। बहुत ज्यादा डिटेल बताने से पेशेंट को क्या कि पेशेंट गेट्स कंफ्यूज्ड। सो लेट अस फोकस ऑन वन पॉइंट, लुक एट ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो ये बात हमारे दो एक्सपर्ट्स जो हैं इस पर राजी हैं कि ये चीज अगर लोग घर पर मॉनिटर कर सकें तो आप एक बेवजह की पैनिक से भी बचेंगे, और दूसरा एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि अगर कुछ लोग मानते हैं कि उनको कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा भी नहीं है। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो आप डॉक्टर को बताएं, और आपको अगर हॉस्पिटल की जरूरत है डॉक्टर आपको गाइड करेंगे। डॉक्टर चतुर्वेदी जी ने एक वीडियो शेयर किया था, बहुत लोगों ने उसको देखा है। सर, आपने भी उस वीडियो में ये बताया था कि बजाय हम हॉस्पिटल की ओर दौड़ें, कैसे अपने घर में हम वो चीजें जो कि रेडिली अवेलेबल भी होती हैं वो अगर इंतजाम कर लें तो हम अपने घर को ही एक छोटा सा अपने लिए एक अस्पताल का रूप दे सकते हैं। अगर वो आप बता सकें आज की तारीख में एक सिम्टोमेटिक पेशेंट को अगर जरूरत पड़ती है घर पर किसी चीजों की, तो वो क्या क्या होंगी? जैसा हम सभी लोग बोल रहे हैं कि एक तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि देखिए आपको एक बीमारी है तो 100 में से 99% आप ठीक हो जाएंगे, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और ये भी ना समझें कि कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल में ही जाना है, आपका जो फैमिली डॉक्टर है या लोकेलिटी का डॉक्टर उसके टच में ज़रूर रहना है। अब जो बात आप पूछ रहे हैं स्पेसिफिक मुझसे कि जिसको मैंने नाम दिया है होम हॉस्पिटलाइजेशन, देखिए कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, आफ्टर ऑल आप किसी हालत में 24,000 बेड तो रोज प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो मेरा मतलब है कि बेड की कमी हमेशा पेंडेमिक में रहेगी, कितना ही बड़ा डेवलप्ड कंट्री हो। आइडियल सिचुएशन तो ये है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आपका ऑक्सीजन लेवल यदि कम हो रहा है, देखिए माइल्ड डिसीज सबको मालूम है, माइल्ड डिसीज है तो आपको घर में रहना है, और उसका ट्रीटमेंट भी हम सबको मालूम है कि कोई इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, और जो खांसी जुकाम का ट्रीटमेंट होता है और साथ में हम लोग देते हैं आइवरमेक्टिन, तो माइल्ड केसेस 99% आप घर में ही ठीक हो जाएंगे। अब कुछ जो 1% लोग हैं और उसमें से जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है वो लोग हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल 94 से, तो उसके लिए हमें पल्स ऑक्सीमीटर की जरूरत पड़ती है। तो आप पल्स ऑक्सीमीटर घर में रखिए, और एक एक मिनट में देखने की जरूरत नहीं है, आप सुबह दोपहर शाम देख लीजिए, और आपको लगता है कि भाई एक बार कम हो रहा है तो उसको 2-3 बार और चेक कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि परसिस्टेंट मेरा ऑक्सीजन लेवल कम जा रहा है, तो कुछ बताया गया हम लोगों ने, जैसे हम लोग नॉर्मली पीठ के बल सोते हैं, तो आप पेट के बल सो जाइए, जिसे कहते हैं कि प्रोन पोजीशन, हमारे मेडिकल साइंस में इसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन से लंग में ऑक्सीजनेशन ज्यादा होता है, ये बहुत पहले से मालूम होगा। आपने देखा होगा जिनका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद एनेस्थेटिस्ट उनको प्रोन पोजीशन में रखते हैं, क्यों? उससे ऑक्सीजनेशन ज्यादा होता है, तो उससे भी ऑक्सीजन बढ़ जाता है। और यदि इससे ऑक्सीजन नहीं बढ़ता है तो देखिए मैंने ये बोला था उस वीडियो में कि पूरे सब लोगों को बेड नहीं मिल सकता। हर 2 मिनट के बाद एक कॉल आता है कि डॉक्टर चतुर्वेदी बेड दिला दीजिए, आप तो गंगाराम में हैं। मैंने कहा आप जितना एफर्ट ये कर रहे हैं, एक इसके लिए आप ऑक्सीजन सिलेंडर तलाशिए। एक होता है ऑक्सीजन सिलेंडर और एक होता है कंसंट्रेटर। ऑक्सीजन सिलेंडर को बार बार रिफिल करने की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, महंगा जरूर होता है, 50-60 हज़ार रुपये का आता है, फिलिप्स और कई और कंपनियां बनाती हैं। यदि आपको मिल जाता है, या तो आपकी कोई सोसाइटी हो, एक समझ लीजिए हाउसिंग सोसाइटी है, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेके रख लीजिए 50-60 हज़ार रुपये का, और नहीं तो ऑक्सीजन सिलेंडर ले लीजिए। आफ्टर ऑल हॉस्पिटल में क्या होता है,
आप हॉस्पिटल में जाएंगे भी तो हॉस्पिटल करेगा क्या? हॉस्पिटल आपको ऑक्सीजन कमी है तो ऑक्सीजन देगा, तो यदि आप घर में ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आप प्रोन पोजीशन में, हॉस्पिटल आपको लेटाएगा तो आप भी प्रोन पोजीशन में ले सकते हैं। और यदि आपका डॉक्टर, यदि आपका फैमिली डॉक्टर बोलता है कि देखिए आपको बेड तो मिल नहीं रहा, आइडियल सिचुएशन तो यह है कि आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है तो आपको हॉस्पिटल में जाना है, बट यदि आइडियल नहीं हो रहा है तो कुछ तो हमको उसके पहले करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें आपने कर ली और आपके डॉक्टर के सुपरविजन में आप स्टेरॉइड ले सकते हैं, वो आपको डोज डिसाइड करेगा, ओरल टैबलेट, क्योंकि वो हॉस्पिटल में भी वही होने वाला है। जब हॉस्पिटल में जाएंगे तब भी आपको स्टेरॉइड दिया जाएगा, बट अपने मन से ना लें, आप अपने एक फैमिली डॉक्टर के सुपरविजन में लीजिए। और यदि इससे भी कहीं ठीक नहीं हो रहा है और आप लगातार कोशिश करते रहिए, जैसे आज सुबह सुबह हम लोगों ने अभी आर्मी और DRDO ने मिलके एक हॉस्पिटल सरदार पटेल हॉस्पिटल एयरपोर्ट के पास कमीशन किया है। ऐसे ही कई निर्णय लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे, जहां हॉस्पिटल के साथ होटल्स अटैच किए जा रहे हैं, चाहे वो A हॉस्पिटल हो, चाहे B हॉस्पिटल हो, चाहे C हॉस्पिटल हो। तो गंगाराम हॉस्पिटल जैसे है तो 3-4 होटल्स अटैच हैं, ऐसी अपोलो हॉस्पिटल है 3-4 होटल अटैच हैं। तो उसको हमें परेशानी आ रही है शुरू में, बट ग्रेजुअली हमारी बेड कैपेसिटी, कोशिश तो डॉक्टर साहब सभी लोग कर रहे हैं। कोई भी सरकार ऐसी नहीं होगी जो हाथ पे हाथ धरे बैठी होगी इस वक्त। एक दिक्कत ये भी आती है कि कई बार जो मरीज होता है उसके मन में कुछ प्रीसेट नोशंस होते हैं, उसको लगता है कि मुझे इसी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। हमारे साथ सभी बड़े हॉस्पिटल के में काम कर रहे लोग बैठे हुए हैं, तो बड़े अस्पताल की ओर पहले आकर्षित होता है मरीज, फिर वो सारी कोशिश करता है कि वो वहीं पर जाए, और इसमें भी शायद एक कीमती वक्त जो है वो चला जाता है। तो जहां भी आप जिस भी शहर में रहते हो, कहीं भी अगर जरूरत है हॉस्पिटलाइजेशन की, ये मत देखिए कि आपको इसी हॉस्पिटल में जाना है। अगर जरूरत है तो कोई भी हॉस्पिटल आपके काम आएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम वापस लौटेंगे, लेकिन ये बातचीत हमारी जारी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।